नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज की अपनी इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं चैप्टर 5 का राजनीति विज्ञान समकालीन दक्षिण एशिया वाले चैप्टर से। तो बच्चों, आई होप आप लोग अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ऐसे ही आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशंस करते रहेंगे। और आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और जानते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो सिर्फ इस एक वीडियो से आप काफ़ी कुछ जान जाएंगे और ये एक वीडियो आपको पास करा सकती है। तो प्यारे बच्चों, स्मार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारण लिखिए। पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने वाले आखिर वो कौन से कारण हैं जिन्हें हमें जानना है। तो प्यारे बच्चों, पहला कारण है कि राजनीति में सेना का काफी ज्यादा हस्तक्षेप है। अगर हम बात करें, पाकिस्तान की राजनीति में सेना की दखलंदाजी काफी अधिक होती है, इसलिए वहां पर सैनिक शासन आता जाता रहता है। पर किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए ये काफी खतरनाक होता है। सेना का राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पर पाकिस्तान की सेना का बार बार राजनीति में क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, इसीलिए वहां पर लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का वहां दबदबा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, वे धर्म का वहां पर अधिक बोलबाला है और इन सभी नेताओं का वहां पर एक धार्मिक वर्चस्व है। जब इन धार्मिक नेताओं की राजनीति में किसी भी तरह की चीजें नहीं चल पाती है तो ये लोग जो है पाकिस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर देते हैं और वहां पर सैनिक शासन को ले आने में मदद करते हैं। हम इसके तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी कमजोर विदेश नीति के कारण हमेशा ही ताकतवर देशों के चंगुल में फंसा रहा है। वर्तमान में ये देश जो है चीन के संपर्क में है और जो पाकिस्तान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। इन सभी देशों का जब काम निकल जाता है तब वे यहाँ की राजनीति को बदल देते हैं और यहाँ पर सैनिक शासन ले आते हैं। अपने मतलब से वो यहाँ को रूल आउट करते हैं, किसी तरह का कोई यहाँ पर विकास वगैरह नहीं करते हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो राजनीतिक दलों का संकीर्ण स्वार्थ इत्यादि। पाकिस्तान के राजनीतिक दल भी कम नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो वहां पर कूट कूट कर उनके अंदर भ्रष्टाचार और स्वार्थ भरा हुआ है, जिस कारण से वो पाकिस्तान के विकास के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। सबसे पहले अपना पेट भरते हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान का सोचते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान एक अविकसित और गरीब देश रह गया है और इसका प्रभाव वहाँ की राजनीति पर पड़ने लगा है। जब सेना को लगता है कि अब सेना को शासन में आ जाना चाहिए तो जैसे ही मौका मिलता है वो सेना शासन में वापस आ जाती है। अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए। अगर हम नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की बात करें तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, पर जल्द ही यहाँ पर 1990 में एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ, जिसके कारण राजा को वहां पर एक नए संविधान की मांग को मानना पड़ा। पर अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो जिस संविधान से सरकार का गठन हुआ था उस सरकार का कार्यकाल ज्यादा अच्छा नहीं रहा, काफी ज्यादा समस्याओं से भरा हुआ था। राजा बार बार उसमें हस्तक्षेप करके वहां की सरकार को बर्खास्त कर देता था, जिस कारण से नेपाल के अंदर माओवादियों का भी जन्म होता है और वो सरकार और लोकतंत्र के प्रति अपनी नफरत को व्यक्त करने के लिए सरकार और राजा के साथ संघर्ष करते हैं। इसकी बात करें तो ये वहाँ की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया है।
जिस कारण से 2002 में राजा ने फिर से एक बार वहां की संसद को भंग कर दिया और वहां पर राजतंत्र की स्थापना कर दी। पर लोग कहाँ मानने वाले हैं। जल्द ही लोगों ने 2006 में एक और मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन किया और जिस वजह से राजा को मजबूर होकर संसद को क्या करना पड़ा, बहाल करना पड़ा। लोगों ने अपने अधिकारों के लिए अधिकारों की मांग करते हुए एक संगठन बनाया जिसे 7 पार्टी अलायंस कहा गया। 7 पार्टी अलायंस में वहां की राजनीति के सभी पार्टियां इसमें शामिल थी। इसी 7 पार्टी अलायंस के साथ माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 2008 में वहां पर संवैधानिक राजतंत्र को समाप्त करके वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई है। 2015 तक नेपाल ने अपना संविधान भी तैयार कर लिया है और मौजूदा वक्त में नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम चलते हैं। भारत के द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजने का क्या उद्देश्य था। आखिर भारत ने श्रीलंका के अंदर शांति सेना क्यों भेजी थी। तो श्रीलंका को समझ लेते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जहां पर मुख्य रूप से सिंधी आबादी रहती है, पर साथ में तमिल, मुस्लिम और ईसाई आबादी भी श्रीलंका में निवास करती है। पर अगर हम बात करें श्रीलंका के तमिलों की तो उनके साथ हमेशा से भेदभाव होता आया है। सिंधी समुदाय तमिलों को किसी भी प्रकार के अधिकार लेने नहीं देते हैं, जिस वजह से श्रीलंका के तमिलों में श्रीलंकाई सरकार और सिंधियों के प्रति हिंसक विद्रोह की प्रवृत्ति निकल कर आई है और इसी प्रवृत्ति के कारण वहां पर लिट्टे नाम का एक संगठन पैदा हुआ है जो इसी विद्रोह को रोकने के लिए भारतवंशी तमिलों ने भारत सरकार पर क्या बनाया, दबाव बनाया। इस वजह से भारत सरकार को श्रीलंका की सरकार के साथ समझौता करना पड़ा है और तमिलों और सिंधियों के रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को श्रीलंका भेजना पड़ा है। परंतु भारतीय सेना की श्रीलंका में उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने पसंद नहीं किया और श्रीलंका की जनता को लगा कि भारतीय सेना उनके अंदरूनी मामलों में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। इस वजह से 1989 को भारत ने अपनी शांति सेना को अपना लक्ष्य हासिल किए बिना ही अपने देश में वापस बुला लिया है। ठीक है बच्चों, अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम आ गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, पर यहाँ पर हम 4 समस्याएं मुख्य रूप से पढ़ेंगे। पहला है कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दा जो है 1947 से ही दोनों देशों के बंटवारे के साथ ही ये मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। अगर हम पाकिस्तान के अनुसार कश्मीर पर बात करें तो कहता है पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान का हक है कश्मीर और वो इसे एक न एक दिन लेकर रहेंगे, पर कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत भी इसे कभी जाने नहीं देने वाला है, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे युद्ध हुए हैं, जिनमें से 4 युद्ध काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, पर 4 युद्ध उन दोनों के बीच में प्रमुख रूप से हुए हैं। दूसरी समस्या है आतंकवाद। भारत के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। पाकिस्तान अपनी भूमि पर भारत विरोधी आतंकवाद का क्या करता रहा है, छटपर समर्थन करता है और भारत पर हमले करवाता रहता है। इस वजह से मासूम लोगों की जान चली जाती है। वैश्विक रूप से भारत पाकिस्तान पर क्या करता रहता है, आतंकवाद रोकने के लिए दबाव बनाता रहता है और भारत की कोशिश अभी तक जारी है कि एक दिन पाकिस्तान सुधर जाएगा और भारत में आतंकवाद फैलाना बंद कर देगा। तीसरे मुद्दे की बात करें तो तीसरा मुद्दा सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन समुद्र तल से करीब 5753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सियाचिन विवाद को लेकर पाकिस्तान भारत पर यह आरोप लगाता रहा है कि 1989 में दोनों देशों के बीच ये सहमति हुई थी कि भारत अपनी पुरानी स्थिति पर वापस लौट जाए, लेकिन पाकिस्तान के अनुसार भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
पाकिस्तान का कहना है कि सियाचिन ग्लेशियर में जहां पाकिस्तानी सेना हुआ करती थी वहां भारतीय सेना ने 1984 में कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से पाकिस्तान हम पर आरोप लगाता रहता है। अगर हम चौथे विवाद की बात करें तो चौथा विवाद है सर्करिक विवाद। सर्करिक विवाद भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय एस्चुरी पर है। ये गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान में सिंध की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने खाड़ी के प्रदेश पर अपना मालिकाना हक जताया है। इसके जवाब में भारत का प्रस्ताव था कि कच्छ के रण से लेकर खाड़ी के मुख तक की एक सीधी रेखा को सीमा रेखा मान लेना चाहिए, परंतु यह प्रस्ताव पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। इस प्रकार से सिर की खाड़ी का करीब 650 वर्ग किलोमीटर का प्रदेश आज भी क्या है, विवादित है। हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ आ गए हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में कुछ समझौतों पर प्रकाश डालिए। तो बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में तो काफी ज्यादा समझौते हुए हैं, पर हम आपके लिए यहाँ पर 4 मुख्य समझौते लेकर आए हैं। पहला समझौता है ताशकंद समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ यह शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में हुआ था। इसी समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी होटल के कमरे में मृत पाए गए थे। तो ये एक ताशकंद समझौता हुआ है हमारा। दूसरा समझौता हुआ है शिमला समझौता। ये समझौता जो है 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं, इससे शिमला समझौता कहा जाता है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकर अली भुट्टो शामिल थी। इसी समझौते के दौरान पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को वापस पाकिस्तान को लौटाया गया था। ये 93,000 सैनिक जो हैं जिन्होंने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और भारत पाकिस्तान के 1971 वाले युद्ध में पकड़े गए सैनिक थे। अगर हम तीसरे समझौते की बात करें तो तीसरा समझौता है सिंधु नदी जल समझौता। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की सहायता से सिंधु नदी के जल के लिए एक समझौता हुआ है, जिसके तहत सिंधु नदी के जल का सिर्फ 20% ही भारत के द्वारा और 80% पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और युद्ध की स्थिति में भारत कभी भी इस नदी के जल को रोकने का प्रयास नहीं करेगा। यही समझौता है सिंधु जल समझौता, जो 1960 के दशक में हुआ था। चौथा समझौता है लाहौर बस यात्रा समझौता। अगर हम इस समझौते की बात करें तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के द्वारा 1999 में भारत से पाकिस्तान के बीच बस सेवा की शुरुआत की गई, जिसमें सामान्य लोग एक दूसरे देश की यात्रा कर सकें और वो भी बस से। इस यात्रा के लिए वीजा और पासपोर्ट का होना क्या है, अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि ऐसे दो मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच में आपसी सहयोग और आपसी असहमति है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम भारत और बांग्लादेश के मध्य सहयोग के मसलों पर विचार कर लेते हैं। पहला सहयोग का मसला है पूरब चलो नीति का हिस्सा। बांग्लादेश जो है भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा रहा है और इस नीति के तहत जो है भारत और बांग्लादेश पूर्वी देशों से क्या कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिससे कि निकट भविष्य में उनके साथ व्यापार, विकास, दोस्ती, सांस्कृतिक जैसे मुद्दों पर उनसे क्या की जा सके, बातचीत की जा सके और हम उनके साथ अच्छे से व्यापार कर सकें। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मेजर फैक्टर है। बांग्लादेश और भारत पर्यावरण और आपदा
के पूर्व प्रबंधन पर एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से भारत के 2 नदी तंत्र बांग्लादेश में जाकर क्या होते हैं, खत्म होते हैं, जिससे हर वर्ष बाढ़ की समस्या का क्या करना पड़ता है, सामना इन दोनों ही देशों को करना पड़ता है। जिस वजह से भारत और बांग्लादेश पर्यावरण के मुद्दे और आपदा प्रबंधन इन नदियों के जल को रोकने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाढ़ वगैरह जैसी समस्याओं से बचा जा सके। भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव के भी कुछ मसले हैं। पहला तनाव का मसला ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव है। अगर हम बात करें भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर खत्म होती है, जिस वजह से बांग्लादेश भारत पर यह आरोप लगाता रहता है कि भारत उसके जल को क्या कर रहा है, रोक रहा है और पूरा जल बांग्लादेश को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से बांग्लादेश को अपने क्षेत्र में सिंचाई वगैरह करने से और उसकी विकास की रफ्तार वगैरह जो है वो धीमी हो गई है। ये आरोप लगता है भारत पर। भारत भी उस पर एक आरोप लगाता है, भारत में बांग्लादेशी लोगों का अवैध प्रवास। भारत में बांग्लादेशी लोगों का जो दौर है वो काफ़ी ज़्यादा, लोगों का गैर कानूनी रूप से घुसना काफ़ी आम बात है, भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत के बार बार शिकायत करने की वजह बावजूद भी बांग्लादेश की सरकार इस पर किसी प्रकार की कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई करने में क्या रही है, असफल रही है, जिस वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव आ जाता है। अगर हम प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है उसमें असंतोष के क्या कारण रहे थे कि वो बांग्लादेश बना। 1947 से 1971 तक की बात करें तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र के लोगों की मुख्य भाषा जो है बंगाली है और पश्चिमी पाकिस्तान से एक भिन्न प्रकार की संस्कृति ये लोग रखते हैं। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा इन लोगों पर उर्दू भाषा को लादने और पश्चिमी दबदबे को लाने का प्रयास किया जाता है, जिसका इन लोगों ने विरोध किया है। धीरे धीरे इस क्षेत्र के लोगों ने समुचित प्रतिनिधित्व की और समान अधिकारों की मांग शुरू कर दी है, जिस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा मिलिट्री शासन लगा दिया गया और यही मिलिट्री शासन जो है पूर्वी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहा। इस पूरे क्षेत्र के लोगों का ज़बरदस्त शोषण किया गया, जिससे तंग आकर 80 लाख शरणार्थी भारत की सीमा में क्या कर गए, प्रवेश कर गए और अधिक संख्या में शरणार्थियों के भारत आने की वजह से भारत में अतिरिक्त समस्या पैदा होने लगी। इसी पूरी समस्या के कारण भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान से उसे स्वतंत्र करा के बांग्लादेश नामक देश बनाने का प्रयास किया गया, जिससे में भारत सफल भी हुआ। प्रश्न संख्या 8 की तरफ आ गए हम और अपने आखिरी प्रश्न पे हैं। दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के लिए उठाए गए कदमों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों, दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। दक्षिण एशिया में सहयोग और शांति बनाए रखने के लिए सभी देश क्या है, प्रयास करते रहते हैं और इसी कड़ी में दक्षिण एशिया के देशों ने एक संगठन सार्क की स्थापना की है। सार्क की स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशिया के 7 देशों के द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। यह संगठन एक मजबूत आर्थिक और व्यापारिक संगठन बनने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इस संगठन में 8वें देश के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। अगर हम सन 2002 में बात करें तो इसी संगठन में एक साफ्टा की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच मुक्त व्यापार किया जा सके और अगर दक्षिण एशिया के सभी देश इस साफ्टा पर राजी हो जाते हैं तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की क्या की जा सकती है, शुरुआत की जा सकती है। पर कुछ देशों के द्वारा इसमें
उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं निभाई जा रही है जितनी की निभाई जानी चाहिए। साफ्टा पर वैसे तो 2004 में हस्ताक्षर हुआ है और ये 1 जनवरी 2006 से क्या हो गया है, प्रभावी हो गया है। इस साफ्टा का लक्ष्य है कि दक्षिण एशिया के देशों के साथ आपसी व्यापार में लगने वाला जो सीमा शुल्क है उसे क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। कुछ देशों को लगता है कि भारत साफ्टा की ओट में इन देशों के बाजार पर क्या कर रहा है, अतिक्रमण करना चाहता है और इस वजह से साथ में उन देशों की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना चाहता है, जिस कारण ये सभी देश भारत की इस नीति से क्या है, थोड़े से डरे हुए हैं। भारत के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत का सभी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार चल रहा है, इसीलिए भारत को किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है। आपने इस वीडियो को, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तब तक के लिए जय हिंद।